चलिए आज शुरू करते हैं हम कक्षा 9वीं विज्ञान का अध्याय नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई। तो उसका आज पहला लेक्चर है। तो चलिए आज शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सभी जीव कोशिका से ही बने होते हैं। क्या होता है कि जो सभी जीव होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जैसे आपको पता है, जैसे अपन उदाहरण ले, जैसे आपने उदाहरण अध्याय नंबर 1 में पढ़ा था ना कि जो छोटे छोटे कण होते हैं उनसे मिलकर क्या बनता है? पदार्थ का निर्माण होता है। आपने अध्याय नंबर 1 में पढ़ा ही होगा कि छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या बनते हैं? पदार्थ बनते हैं। जैसे जिस प्रकार, जैसे मान लो एक ईंट है, ईंट आपस में जोड़ते जाओ तो एक दीवार का निर्माण हो जाता है कि नहीं होता? होता जाता है ये दीवार का निर्माण। उसी प्रकार जब कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, क्या कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो किसी ना किसी जीव का निर्माण होता है। तो वही कहा गया है कि जो सभी जीव होते हैं वो कोशिका से ही बने होते। किसी में ज्यादा कोशिकाएं होंगी तो किसी में कम कोशिकाएं होंगी, लेकिन सभी जो जीव हैं वो कहीं ना कहीं कोशिकाओं से बने ही होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह जीवन की मौलिक इकाई है। क्या है ये जीवन की जो यह मतलब कोशिका जीवन की क्या है? मौलिक इकाई होती है। ठीक है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की पतली कांट का अवलोकन करते हुए कहा कि इसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है तथा यही प्रकोष्ठ को उन्होंने कोशिका कहा। ये कब की बात है? ये 1665 की बात है, जब जो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक हैं। कौन से? रॉबर्ट हुक नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने क्या किया? अपने ही द्वारा बनाए गए, माने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी। क्या? स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हुए क्या किया? एक कार्क लिया, उसकी पतली काट को, माने छोटा कार्क की जो पतली काट है, यानी जो कार्क होता है वो एक विशेष प्रकार के पौधे की क्या होती है? छाल होती है। उसको अपन ने छोटे से भाग में लिया, उसे कार्क कहेंगे। तो कार्क की पतली काट लिया और उसका अवलोकन किया। किसके द्वारा? अपने ही स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी द्वारा उसका अवलोकन किया। और अवलोकन करते हुए उनने देखा कि जो ये कार्क का अंदर सूक्ष्मदर्शी से जो भाग दिखा वो कैसा दिखा? उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखा। क्या देखा? मधुमक्खी के छत्ते जैसा देखा। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे जो प्रकोष्ठ होते, कमरे होते, छिद्र होते ना, उसी छिद्रों को, प्रकोष्ठों को उन्होंने किसका नाम दिया? कोशिका का नाम दिया। आई बात बच्चों समझ में कि कोशिका का नाम कैसे दिया और किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया। और कैसे? जो उन्होंने अवलोकन किया कार्क का अपने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी द्वारा, तो उन्होंने जो एक कमरे देखे ना, प्रकोष्ठ देखे, जो ये गोल गोल प्रकोष्ठ देखे यानी कमरे देखे, उनको किसका नाम दे दिया इन्होंने? कोशिका का नाम दे दिया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। अब पढ़ेंगे अपन जीवों का वर्गीकरण कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। यानी जो जीवों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, लेकिन किसके आधार पर? कोशिका के आधार पर अपन जीवों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एक कोशिकीय जीव। कैसे जीव? एक कोशिकीय जीव। तो पढ़े अपन इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। वह जीव जो केवल एक कोशिका से ही बने होते हैं एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। देखो अपन को नाम से ही समझ में आ रहा है, एक कोशिकीय जीव यानी एक कोशिका से बने जीव। समझ में आया बच्चों? मानी ऐसे जीव देखो आप तो कल्पना नहीं कर सकते कितने छोटे होंगे। जब तो एक कोशिका बिल्कुल छोटी सी होती है, उतनी ही एक कोशिका बराबर जीव है, यानी जो एक ही कोशिका से मिलकर, माने एक ही कोशिका द्वारा बना है, माने एक ही कोशिका है जिस जीव में, वो कौन सा जीव कहलाता है? एक कोशिकीय जीव कहलाता है। जैसे अपन उदाहरण ले लें तो अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। जैसे अमीबा है ये अपनी, तो अमीबा देखो एक कोशिका से मिलकर बनी हुई। अब अपन को यहाँ तो लग रहा है कि जी देखो इतनी बड़ी है, जबकि ये अपन को सूक्ष्मदर्शी द्वारा अपन ने इसको क्या कर दिया है? जूम कर दिया है, तो अपन को इतनी बड़ी दिख रही है, नहीं तो बहुत ही छोटी होती, बहुत ही सूक्ष्म होती। देखो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कर रहे हैं, इसका तात्पर्य यही है कि सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कब करते हैं? क्या कहलाता है सूक्ष्मदर्शी? यानी सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग तब करते हैं जब किसी सूक्ष्म वस्तु को देखना हो। और सूक्ष्म वस्तु क्या है? अपना ये जीव जो एक ही कोशिका है जिसमें,
तो मतलब वो ये है कि सूक्ष्मदर्शी का उपयोग अपन ने किसको देखने को किया, ये एक ही कोशिका के लिए, जो एक ही कोशिका है वही एक जीव का निर्माण कर रही है, माने वह जीव जो केवल एक कोशिका से ही बना होता है, यानी एक कोशिका है अपनी तो इतना ही जीव है अपना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। उदाहरण अपन ने देख ही लिए, अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। अब अपन पढ़ेंगे बहुकोशिकीय जीव। किसको पढ़ेंगे अपन? बहुकोशिकीय जीव को। तो बहुकोशिकीय जीव अपने क्या कहलाते हैं? वह जीव जो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं अर्थात निर्मित होते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहलाते। अब ये बहुकोशिकीय जीव क्या कहलाते हैं? देखो इसी में, इसमें भी अपन को शब्द के द्वारा ही पूरे समझ में आ रहा है कि इसकी परिभाषा क्या होगी। देखो यहाँ लिखा था एक कोशिकीय जीव यानी एक कोशिका से निर्मित जीव, अब इसमें लिखा है बहुकोशिकीय जीव यानी बहुकोशिकीय जीव यानी बहुत सारी कोशिकाओं से निर्मित, यानी अनेक कोशिकाओं से निर्मित। जैसे ये सिर्फ एक कोशिका थी, ऐसी कई कोशिकाओं को मिलाकर आपस में जो जीव का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है? बहुकोशिकीय जीव कहलाता है। वो यह परिभाषा बोल रही है कि वह जीव जो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं अर्थात निर्मित होते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। आई बात बच्चों समझ में आपको? अब आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं उदाहरण इसका बहुकोशिकीय जीव का। तो पेड़ पौधे, मनुष्य आदि ऐसे हो सकते हैं। तो अपन है मनुष्य हैं तो अपन कई कोशिकाओं से मिलकर बने होते, पेड़ पौधे कई कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, तो वही इसका उदाहरण है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन पढ़ेंगे कोशिका के मुख्य घटक। क्या पढ़ेंगे अपन? कोशिका के मुख्य घटक। तो पहला क्या है? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। इसी को कोशिका झिल्ली को ही क्या कहते हैं अपन? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। दूसरा घटक क्या है? केंद्रक है। तीसरा घटक क्या है? कोशिका द्रव्य है। देखो मान लीजिए अपन सूक्ष्मदर्शी द्वारा यदि किसी कोशिका को जूम करें तो मान लीजिए ऐसी संरचना प्राप्त हो रही कोशिका। ठीक है, तो ये जो कोशिका है ना, जो इसका ये चारों तरफ का ये आवरण है ना जो दिख रहा है जिससे ढकी हुई है, इस प्रकार से एक प्रकार से कहते हैं उसकी स्किन। क्या? स्किन। क्या देखेंगे अपन? स्किन। माने जो कोशिका है उसकी स्किन क्या कहलाती है? अपनी कोशिका की स्किन यानी जो त्वचा क्या कहलाती है? कोशिका झिल्ली का कहलाती। क्या कहलाती है? अपनी कोशिका झिल्ली कहलाती है, कोशिका झिल्ली, या इसी को अपन क्या कह देंगे? प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली कह देंगे। ठीक है बच्चों, और है ना इसके अंदर जो मान लीजिए यहाँ जो रहता है या छोटा सा भाग दिखाई देता है, ये क्या है? अपना केंद्रक है। क्या है? अपना केंद्रक है। और जो यहाँ ये द्रव भरा होगा, देखो ये पूरी झिल्ली है यानी ये परत स्किन है, इसके अंदर छोटा सा ये कण है, तो ये क्या है? अपना केंद्रक है। और इसके अंदर कुछ द्रवीय तरल पदार्थ भरा होता है द्रवीय रूप में, तो ये क्या है? अपना कोशिका द्रव्य है। क्या है? अपना कोशिका द्रव्य। ठीक है बच्चों, तो आई बात समझ में आपको? देखो अपन इसकी तुलना जैसे मान लो किससे करें? अंगूर से। मान लीजिए अंगूर है अपना, अंगूर से अपन इसकी क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? अंगूर से तुलना कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा जो अंगूर की जो स्किन होती ना, ये अंगूर की स्किन, इसको मान लेंगे अपन कोशिका झिल्ली। क्या मान लेंगे? कोशिका झिल्ली। और अपन है ना इसके अंदर जो देखो जेली टाइप की रहती ना वो अंगूर के अंदर, उसको मान लेंगे अपन कोशिका द्रव्य। क्या मान लेंगे? कोशिका द्रव्य। और यहाँ का जो बीच में देखो कई जो अंगूर रहते हैं ना, उनमें कई प्रकार के जो उसकी किस्में रहती है, उसमें एक बीज भी होता है, तो उस बीज को अपन क्या मान लेंगे? केंद्रक मान लेंगे। तो आपको इससे समझ में आ रहा है ना कि कैसे है ना ये कोशिका द्रव्य, कोशिका का निर्माण हुआ? समझ में आया आपको कोशिका की संरचना कैसी है अपनी? कि ये बीच में केंद्रक, इसमें द्रव भरा हुआ है वो जिसको अपन कोशिका द्रव्य कहेंगे, और ये एक आवरण से ढकी, झिल्ली से ढकी होती है जिसे अपन क्या कहेंगे? बताइए बच्चों, क्या कहेंगे अपन? कोशिका द्रव्य कहेंगे। क्या कहेंगे? ये अपना जो केंद्रक है बीच में, और इसमें जो जेली सी है वो कोशिका द्रव्य है अपना, और उसके बाद जो कोशिका के ऊपर जो पन्नी चढ़ी हुई है, झिल्ली चढ़ी हुई है, उसको अपन क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली अपन इसको बोलेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में थोड़ा सा विस्तार से, या प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। दोनों एक ही चीज है कि कोशिका झिल्ली क्या है अपनी और प्लाज्मा झिल्ली अपनी क्या है। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं कि यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। क्या? यह कोशिका की
सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। देखो कोशिका झिल्ली आपको समझ में आए। मान लीजिए अपनी कोशिका यहाँ एक केंद्र के यहाँ कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, तो जो चारों तरफ जो आवरण जो स्किन होती ना, जिसके कारण ये कोशिका को प्रोटेक्शन मिलता है, यानी सुरक्षा मिलती है। माने स्क्रीन गार्ड समझ ली, मोबाइल का जो स्क्रीन गार्ड रहता है ना, चढ़ाए रहते हैं, ऐसे ही कोशिका झिल्ली चढ़ी होती है। तो वो क्या करती है, जो बाहर का जो वातावरण है, ये तो पूरे चारों कोशिका के चारों तरफ ये वातावरण है मान लीजिए, तो ये जो वातावरण है इससे क्या करती है, रोक प्रोटेक्ट करती है, माने सुरक्षा देती है। माने बाहर के बाहरी वातावरण से इसको क्या करती है, अंदर के द्रव्य वगैरह को अलग रखती है। और क्या करती है, कई चीजों को यह झिल्ली क्या करती है, अंदर आने देती है। कई चीजों को अंदर आने देती है और कई चीजें यहाँ से बाहर निकलती है। लेकिन ये काम किस पर निर्भर करता है, अपनी कोशिका झिल्ली के ऊपर निर्भर करता है। और इसलिए इस कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं, वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली। आई बात बच्चों समझ में, आगे बढ़े अपन। ठीक है, अब देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली से पदार्थों का संचार। जो अपने प्लाज्मा झिल्ली अपनी कोशिका झिल्ली है, उससे अंदर बाहर जो पदार्थ, देखो अपन ने देखा था पिछले वाले में, यहाँ देखिए, देखो ये कई पदार्थ अंदर जा रहे हैं, कई पदार्थ बाहर आ रहे हैं। तो ये अंदर बाहर जा रहे हैं ना पदार्थ, तो ये कैसे हो रहे हैं कोशिका झिल्ली में, उसका संचार माने अंदर बाहर कैसे आ जा रहे हैं, माने आ जा कैसे रहे हैं, उसी के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं विसरण। तो इस प्रक्रिया में पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। विसरण में क्या होता है, इस प्रक्रिया में पदार्थ की गति, जो पदार्थ आप अंदर जाता है या बाहर जाता, तो कैसे पता चलेगा कौन पदार्थ अंदर जा रहा, कौन पदार्थ बाहर आ रहा। तो उससे तात्पर्य क्या है कि जो पदार्थ है उसकी गति कैसी होती है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। अब अपन इसमें अभी चित्र के द्वारा आगे समझेंगे कि कैसा होता है, तो अपन ठीक है। अब ये नोट क्या है, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड विसरण, जो कार्बन डाइऑक्साइड विसरण है की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा होती है, इसी के द्वारा होती है। आर पार जाती, माने जो ऑक्सीजन है कोशिका के अंदर कैसे जाती है, आर पार माने जाती है, बाहर कैसे निकलती है, ये किसके कारण होती है, विसरण के कारण होती है। ठीक है बच्चों, अब बात आती है परासरण की। किसकी आती है, परासरण की। तो इस प्रक्रिया में द्रव पदार्थ, इसमें देखो ये कोई भी पदार्थ की बात करें, माने ये गैस रूप में था, लेकिन अभी यहाँ देखो विसरण और परासरण की परिभाषा में सिर्फ अंतर है, ये द्रव पदार्थ का, यहाँ द्रव पदार्थ और यहाँ सिंपल पदार्थ। तो इस प्रक्रिया में द्रव पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। लेकिन इसमें देखो दोनों सेम है, बस अंतर है यहाँ द्रव पदार्थ। यानी देखो नोट में देखें तो जल जो होता है वो परासरण प्रक्रिया द्वारा ही कोशिका झिल्ली के आर पार जाता है। मान लीजिए कोशिका है, अपनी ये झिल्ली है, तो इसके अंदर अगर जल को जाना है या बाहर आना है तो किसका उपयोग होगा, परासरण प्रक्रिया का उपयोग होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े अपन। अब अपन पढ़ते हैं सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। किसके आधार पर अपन पढ़ेंगे, सांद्रता के आधार पर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अति परासरण दाबी विलयन। क्या, अति परासरण दाबी विलयन। तो चलिए इसकी परिभाषा पहले पढ़ लें। कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर की सांद्रता से अधिक होती है तो उस कोशिका के अंदर से जल निकल जाता है, जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है। अब चलिए अपन चित्र के माध्यम से समझे। मान लीजिए अपनी ये कोशिका है, क्या है, अपनी ये कोशिका है, ठीक है। तो अभी ये अपनी कोशिका है, तो जिस कोशिका में सांद्रता माने जो अंदर की सांद्रता होती है, हालांकि ये सांद्रता कंसिस्टेंस क्या कहलाता है ये अपन अब डिटेल से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल अपन ये देख लें कि कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर की सांद्रता से अधिक होती है। माने अंदर की सांद्रता क्या होती है, कोशिका की अंदर की सांद्रता होती कैसी, उच्च। कैसी होती, उच्च, सांद्रता उच्च। और बाहर की सांद्रता होती है कैसी, निम्न। तो क्या होता है इसमें कि जब अंदर की सांद्रता उच्च होती है और बाहर की निम्न होती है, तो आपको पता है कि जो अति परासरण दाबी विलयन में क्या होता है। देखो आपने देखा होगा विसरण और परासरण में
कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थ गति करता है, तो उच्च सांद्रता अंदर है और निम्न सांद्रता बाहर है, तो उच्च से निम्न की ओर होगा, यानी यहाँ के अंदर का पूरा पदार्थ कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा। यहाँ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहा है, तो क्या होगा, अंदर की ये कोशिका है बिल्कुल क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। देखो ऐसे बिल्कुल सिकुड़ जाएगी, माने पूरा अंदर मान लीजिए जल भरा हुआ है, यदि जल बाहर आ रहा है ना, तो मान लीजिए देखो H2O बाहर आ रहा है। देखो पहले फूली हुई कोशिका थी, लेकिन क्या हुआ, जब उच्च सांद्रता अपनी अंदर की ओर है और निम्न सांद्रता बाहर की ओर है, तो क्या हुआ कि जो अंदर का पूरा द्रव्य है वो कहाँ आ गया, बाहर आ गया, जिसके कारण क्या हुई कि जो पूरी अपनी कोशिका है वो क्या हो गई, सिकुड़ गई। तो यही बात कह रहा है कि कोशिका के किस वाले विलयन में, अति परासरण दाबी विलयन में क्या होता है कि कोशिका के अंदर क्या होती, सांद्रता उच्च होती है और बाहर की सांद्रता क्या होती है, निम्न होती है। तो अपन को पता है कि कोई भी पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बाहर निकल रहा है। तो जब देखो जैसे गुब्बारा है, मान लीजिए पूरा गुब्बारा है भरा हुआ जल से, ठीक है, जल से भरा हुआ गुब्बारा है। अब मान लीजिए इसमें एक अपन छेद कर दें तो यहाँ से पूरा पानी निकल गया। अब पानी निकलेगा तो गुब्बारा सूखेगा कि फूलेगा, अब देखो आपने देखा होगा, गुब्बारा लिया उसमें छेद हो गया तो वो पानी बाहर निकल रहा है, तो धीरे धीरे ये फुग्गा क्या होता रहता है, सिकुड़ता रहता है और बिल्कुल नॉर्मल पुरानी अपनी पहले जैसी अवस्था में आ जाता है। इसी प्रकार जो कोशिका, अब अंदर का पूरा पानी निकल गया तो बिल्कुल कोशिका क्या हो गई, सिकुड़ गई। ये हालांकि आप चित्र अवश्य बना लें, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े अपन, अब अपन पढ़ेंगे समपरासारी दाबी विलयन। तो ये क्या कहलाता है, जब कोशिका के अंदर व बाहर की सांद्रता समान होती है तो कोशिका के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या मतलब, मान लीजिए ये अपनी कोशिका है, ठीक है, मान लीजिए अपनी कोशिका, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अंदर का जो सांद्रता होती है और बाहर की सांद्रता, जो अंदर की जो सांद्रता है और क्या है, जो बाहर की सांद्रता है, जो बाहर की सांद्रता है वो कैसी होती है, बराबर होती है। इसके कारण जितना, मतलब इसका मतलब ये हो सकता है कि जितना जल अंदर जा रहा है उतना ही जल क्या हो रहा है, वापस आ रहा है। इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अंदर की सांद्रता जितनी है, माने जो अंदर की सांद्रता है ना उतनी ही बाहर की सांद्रता है। तो गति अगर कर भी रही है तो अगर यहाँ से यहाँ जा रही है तो यहाँ से वापस उतना ही है। मान लो 1 लीटर जल अंदर जा रहा है तो 1 ही लीटर जल क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, इससे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसलिए यह किस प्रकार का विलयन है, समपरासारी दाबी विलयन। ठीक है बच्चों, इस चित्र को भी आप अच्छे से बना लेना। हालांकि अपन को अगर चित्र आपको समझ में ना आ रहा है कैसा बनाना, मान लीजिए एक गोला ऐसा बना लेना, इसमें दर्शाना कि जितना H2O अंदर जा रहा है उतना ही H2O बाहर आ रहा है, यानी जल। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े अपन। अब देखते हैं अल्प परासरण दाबी विलयन। तो इसका क्या है, जब कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर की सांद्रता से कम होती है तो कोशिका के अंदर पानी भर जाता है तथा वह फूल जाती है। कैसा मतलब, मान लीजिए सबसे पहले इतनी सी कोशिका थी, ठीक है बच्चों, अंदर का जो तापमान सांद्रता है, उन्होंने बोला है अंदर की सांद्रता बाहर की सांद्रता से कम होती है। अंदर की सांद्रता क्या है, निम्न है यानी कम है, ठीक है, कैसी है, निम्न है। अब बाहर की सांद्रता कैसी है, उच्च। और आपको पता है कि द्रव कैसे है ना, द्रव जो पदार्थ है वो गति कैसे करता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। तो माने बाहर से पूरा पदार्थ कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। अब जैसे अपन गुब्बारे में पानी भरते हैं तो बढ़ता जाता है। इसी प्रकार जब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहा है, यानी बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, माने बाहर से अंदर पानी डाल रहे हैं, तो ये कोशिका का आकार बढ़ेगा कि घटेगा, स्वाभाविक है बढ़ेगा, क्योंकि अंदर देखो मान लीजिए ये बाहर जल है, अंदर ये अपना ये गुब्बारा है, थोड़ा सा जल भरा है। यदि अपन बाहर से अंदर जल डालेंगे तो गुब्बारा फूलेगा कि नहीं फूलेगा। तो कोशिका जब इतनी थी तो अब कितनी हो गई, बढ़ गई, यानी फूल गई। माने कैसा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर जा रहा है केवल H2O। समझ रहे हो बच्चों, तो ये चित्र अपन को ये वाला बनाना है कि H2O अंदर जा रहा है, कैसे, उच्च सांद्रता बाहर है और निम्न सांद्रता कैसी है, अंदर है। तो इस प्रकार उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता जा रहा है H2O और कोशिका फूलती जा रही है। आई बात बच्चों समझ में, आपको समझ में आया, ठीक है बच्चों, आगे बढ़े अपन।
अब अपन चर्चा करेंगे केंद्रक के बारे में। अभी अपन ने किसके बारे में चर्चा की, कोशिका झिल्ली के, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में, उसके अंदर की जो विशेषताएं उनके गुणधर्म होते हैं उनको पढ़ा, सब प्रकार के माने सांद्रता के पदों में अपन ने विलयन के प्रकार भी पढ़े। अब अपन पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। तो सबसे पहले केंद्रक के बारे में पॉइंट क्या है, देखो आपको बता दिया है कि जो कोशिका होती है, मान लीजिए ये अपनी कोशिका है, तो इसमें बीच का भाग होता है एक प्रकार से बीज प्रकार का, तो वो क्या कहलाता अपना, जो केंद्र में होता है ये क्या कहलाता अपना, केंद्रक कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो अपन पहला पॉइंट देखते हैं कि यह कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो बीच में होता है एक प्रकार कह सकते हैं अपन, ये हेड है पूरी कोशिका का, ये पूरी कोशिका की क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण करता है कि अच्छे से सुचारू रूप से हो रही है कि नहीं। ये माने ये राजा है, ये राजा नहीं, इसको अपन ये क्या करता है कि मान लो राजा भी कह सकते हैं, या फिर अपन जैसे ऑफिस है ना, मान लीजिए पूरा ऑफिस है, तो यहाँ ये मैनेजर है, ये मैनेजर क्या करता है, पूरे जो ऑफिस में क्रियाएं हो रही माने जो काम हो रहे हैं सबको क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। ठीक है बच्चों, तो पहला पॉइंट क्या है कि केंद्रक जो होता है वो कोशिकाओं की सभी क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक होता है। अब ये यूकैरियोटिक क्या है और ये प्रोकैरियोटिक क्या है, ये अपने अगले लेक्चर में और आगे अपन इसको समझेंगे, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अभी के लिए बस अपन ये ध्यान रख लें, यूकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक होता है, जो अच्छे से दिखाई माने केंद्रक होता है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक क्या होता है, अस्पष्ट केंद्रक होता है, जो अच्छे से दिखाई नहीं देता है वो। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, इसके चारों ओर दोहरी केंद्रक झिल्ली और अंदर केंद्रक द्रव्य होता है। माने जो केंद्रक होता है यहाँ इसके ऊपर भी एक स्किन होती है जिसे अपन क्या कहेंगे, दोहरी केंद्रक झिल्ली। माने दो प्रकार झिल्ली इसके ऊपर क्या, जैसे अपन कोशिका के ऊपर ये अपनी झिल्ली स्किन है, इसी प्रकार जो केंद्रक है उसके ऊपर भी एक स्किन होती है, उसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। और केंद्रक झिल्ली के अंदर भी क्या पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य। जैसे कोशिका के अंदर अपना कोशिका द्रव्य भरा होता है, इसी प्रकार केंद्रक के अंदर भी केंद्रक द्रव्य भरा होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े अपन। अब देखते हैं केंद्रक द्रव्य में केंद्रकाय और क्रोमेटिन धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। जो केंद्रक द्रव्य है ना, जो मान लीजिए ये कोशिका है, ठीक है, इसके अंदर ये अपना केंद्रक है। मान लीजिए बड़ा बना दिया जिससे आपको समझ में आए कि ये कोशिका है, ये कोशिका झिल्ली, कोशिका है पूरी, ये कोशिका की स्किन यानी कोशिका झिल्ली है, ये अपना कोशिका द्रव्य और ये अपना क्या है, केंद्रक। अब केंद्रक के अंदर भी क्या होता है, जो केंद्रक होता है इसके अंदर भी क्या भरा होता है, केंद्रक द्रव्य भरा होता है। और जो केंद्रक के चारों तरफ ये झिल्ली स्किन होती है ना, इसको क्या कहते हैं अपन, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक है बच्चों, और केंद्रक द्रव्य यानी जो केंद्र के अंदर जो द्रव्य भरा होता है ना, उसमें क्या होता है, केंद्रक द्रव्य में केंद्रकाय होता है और क्रोमेटिन होती हैं, धागे जैसी। क्रोमेटिन क्या होता है, ऐसी धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। ठीक है बच्चों, छठवां पॉइंट क्या है, क्रोमेटिन क्रोमोसोम डीएनए से बने होते। किससे बने होते हैं, डीएनए से बने होते हैं। इनमें अनुवांशिक गुण होते हैं, किसमें, डीएनए में अनुवांशिक गुण होते हैं। सॉरी, ये डीएनए में क्या होते हैं, अनुवांशिक गुण होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े अपन। अब अपन चर्चा करेंगे कोशिका द्रव्य के बारे में। तो कोशिका आपको बता दिया है कि मान लीजिए अपनी कोशिका है, इसमें ये केंद्रक है, तो यहाँ ये तरल पदार्थ भरा होता है, इसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो वही कहा गया है कि कोशिका के अंदर तरल पदार्थ उपस्थित होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, आया कोशिका द्रव्य क्या है, ये अपनी मान लो अपनी ये कोशिका है, उसमें बीच में ये केंद्रक है और यहाँ जो द्रव्य भरा हुआ है इसे कहेंगे कोशिका द्रव्य। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में कि ये क्या है, कोशिका द्रव्य। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े अपन। अब अपन देखते हैं कोशिका भित्ति। क्या देखते हैं, कोशिका भित्ति के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, यह पादप कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली होती है। क्या होती है ये पादप कोशिका, देखो कोशिकाओं के भी दो प्रकार होते हैं, एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। यानी जो पादप में पाई जाती है वो पादप कोशिका, यानी पेड़ पौधों में जो वनस्पति में पाई जाती है वो पादप कोशिका, और जो जंतुओं में पाई जाती है वो जंतु कोशिका। हालांकि इसको अपन डिटेल से अभी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि अपन इस लेक्चर में थोड़ा सा बेसिक बस देख रहे हैं, परिचय इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। तो उसी हिसाब से अपन ने बताया कि कोशिका क्या है, कैसी होती है, अपन ने उसकी संरचना देखी। अब अगले लेक्चर से अपन कोशिका के प्रकार पढ़ेंगे, वो कितने प्रकार की होती है, उनके क्या गुण होते हैं, ये सब अपन डिटेल से आने वाले लेक्चर में अपन
पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ी रहिए, जिससे आपको है ना ये सभी एक के बाद एक लेक्चर आपको आसानी से मिलते रहें और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। ठीक है बच्चों, अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लाएं, ठीक है, अपनी योग्यता को दर्शाएं। ठीक है बच्चों, तो इसका नोट क्या लिखा है, पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। माने जो आपने देखा होगा, ये मान लीजिए अपनी कोशिका है, इसके अंदर केंद्रक है, अभी ये केंद्रक द्रव्य भरा हुआ है और ये अपनी जो स्किन है ये कोशिका झिल्ली है। लेकिन जो पादप कोशिका होती है, जो यानी जो पेड़ पौधों वनस्पतियों में पाई जाती है, उनमें विशेषकर इस कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति की भी परत पाई जाती है। इसका मतलब ये है। ठीक है बच्चों, तो ये लेकिन कहाँ बस होती है, पादप कोशिका में। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, यह जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। देखो पादपों यानी पेड़ पौधों वनस्पतियों में तो पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में यह नहीं पाई जाती। ठीक है बच्चों, तीसरा पॉइंट क्या है, यह सख्त यानी कठोर होती है, मोटी होती है और सारंध, सारंध यानी छिद्र युक्त होती है। मान लीजिए ये स्किन है, मान लीजिए है, तो यहाँ छिद्र होते हैं यानी छिद्र युक्त होती हैं। और यह कैसी संरचनाएं होती हैं, मृत संरचनाएं होती हैं। चौथा पॉइंट क्या है, यह सेल्यूलोज से बनी होती है। ये जो कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। क्वेश्चन आ सकता है कि कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो अपना आंसर क्या है, सेल्यूलोज से बनी होती हैं। ठीक है बच्चों, तो आज अपन ने पढ़ा, अपन ने इस अध्याय का इंट्रोडक्शन दिया यानी परिचय दिया कि कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है। मुख्य तौर पर अपन ने उनके घटक पढ़े, जैसे केंद्रक पढ़ा, अपन ने कोशिका द्रव्य पढ़ा, उसके बाद कोशिका झिल्ली पढ़ी और अभी अपन ने कोशिका भित्ति पढ़ी। अपन ने अभी एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि अपन ने इसकी संरचना देखी। अब इसके अंदर क्या होता है, कैसे अंग पाए जाते, कोशिका अंग क्या है, कोशिका कितने प्रकार की होती, ये सभी विस्तृत चर्चा अपन आने वाले अगले लेक्चर में करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए और सीक्वेंस से सारी लेक्चर को फॉलो करते हुए देखते जाइए। सीक्वेंस से अपन अच्छे से वीडियो देखेंगे और एक विशेषकर बात यह है कि आप नोट्स जरूर बनाते जाएं, जिससे क्या होगा कि आपको समझने में, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जिससे क्या होगा कि आप अच्छे से एक क्वालिटी एजुकेशन को प्राप्त कर पाएंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक सुने और अच्छे से पढ़ें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। जब तक के लिए धन्यवाद। और अगर कोई भी आपको कोई प्रश्न पूछना हो या कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, जिसका हम जवाब देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।